हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अंकित प्रियदर्शी, और आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो इन्वायरमेंट और उसके पॉलिसी से रिलेटेड है। विगत वर्षों और प्रेजेंट के एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद ऐसा पता चला है कि लगभग लगभग सारे एग्जाम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और वो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का डेफिनेशन बताइए कि इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, और बायोटिक और एबायोटिक का डेफिनेशन क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप एक तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का। हम आपके पास जो भी चीज़ पढ़ाएंगे, आपको जो भी चीज़ पढ़ाएंगे वो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके एग्जाम में जो एक अच्छे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोप, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका गठन किस मीटिंग के तहत इसका गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इवन एफ ट्रिपल सी, इसका गठन किस मीटिंग के तहत किया गया, कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट कब आया। तो ये सब जो कंसेप्ट है ना, अभी इस सब कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम का लेवल काफी अप हो चुका है। तो बिना टाइम का वेस्ट किए हुए और बिना इन्वायरमेंट का कोई वैसा डिफिनेशन जाने हुए, क्योंकि वो डिफिनेशन आप लोग जानते हैं, तो बस थोड़ा बहुत शब्दों में इन्वायरमेंट के बारे में मैं ये बता देता हूँ कि आसपास की जो भी चीजें जो गतिशील अवस्था में आपको दिख रही हैं वो सारे इन्वायरमेंट है, वो सारे आपके इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है। तो उसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड और कुछ नहीं, उस पर जो भी नीतियां बनी है, इन्वायरमेंट जो पॉल्यूट हुआ है, क्लाइमेट जो पॉल्यूट हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी नीतियां बनी है वर्ल्ड वाइड लेवल पे और भारत के लेवल पे, मैं उस नीतियां को यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। और उसके क्रम में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ विश्व स्तर की नीति पर। तो जब मैं विश्व स्तर की नीति की बात करता हूँ तो सबसे पहले विश्व स्तर में जो आया था वो स्टॉकहोम सम्मेलन आया था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था वो 1972 में हुआ था। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन के का जो स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, इसकी वजह से आईपीसीसी का गठन हुआ था। ये आईपीसीसी क्या है? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का जो गठन था वो किसके तहत, किस मीटिंग के तहत हुआ था? तो 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। और ये फर्स्ट प्रयास था पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये पहला प्रयास था। ठीक है। और ये जो हुआ था वो 5 जून 1972 को ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसीलिए 5 जून 1973 से प्रतिवर्ष हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं इसी दिन। तो 5 जून 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद 1975 में साइट्स का गठन हुआ। साइट्स जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट ये वन्य जीव संरक्षण से जरूर रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इसमें शामिल कर लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने काफी एग्जाम में देखा है कि पूछा गया है साइट से रिलेटेड। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि वन्य जीव अभ्यावरण के लिए विश्व स्तर पर कौन से कमेटी को गठित किया गया है? तो ये CITES, जिसका गठन कब किया गया है? 1975 में। वन्य जीव के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, वन्य जीव के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किस चीज का गठन किया गया है? तो साइट्स का गठन किया गया है। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाशिंगटन कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था? तो वाशिंगटन कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। चलिए उसके बाद आते हैं पृथ्वी सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, इसके जस्ट 20 साल के बाद रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का गठन किया गया, पृथ्वी सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया। और इस सम्मेलन को एक और नाम से जानते हैं, सतत विकास पर यूनाइटेड सम्मेलन। ठीक है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन को ही बोलते हैं। और इसका जो आउटकम हुआ, वो सबसे पहला आउटकम क्या हुआ कि 1995 में इसी मीटिंग के तहत COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया गया। और ये सबसे पहले बर्लिन में ऑर्गेनाइज किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पहला था COP1, वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? वो बर्लिन जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया। और इसी का जो आउटकम था इवन FC CCC भी था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका भी गठन कब हुआ? 1975 में। किस मीटिंग का ये आउटकम था? तो पृथ्वी सम्मेलन या फिर सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। उसी पे कब हुआ था? वो 1992 में हुआ था। उसी का आउटकम क्या था? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। और COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो जिसकी पहली मीटिंग बर्लिन में हुई थी। चलिए करंट अफेयर से रिलेटेड भी, COP से रिलेटेड हम आपका एक क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करते हैं कि COP जो 28 था 2023 में, वो कहाँ हुआ था? तो वो दुबई में हुआ था। इसे याद रखिएगा, ये काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
बट इसके अलावा यहाँ पे COP जो 29 है, ये अभी लेटेस्ट है, जो नवंबर 2024 में होना है। तो बाकू में होगा। बाकू कहाँ की राजधानी है? तो अजरबैजान। तो अजरबैजान बाकू में 2019 का 2024 का COP 29 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पे। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया 1997 में। इसे पृथ्वी सम्मेलन प्लस या फिर रियो+5 भी बोलते हैं। इसे रियो+5 भी बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं? रियो+5 भी बोला जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल ये कहाँ पे हुआ था? ये जापान में हुआ था। और क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए, मतलब ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसे लागू किया गया था। और कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट था कि कौन सा देश कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, या उसी को कार्बन क्रेडिट बोला जाता है। ये जो कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट था वो किस मीटिंग के अंतर्गत आया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत काफी एग्जाम में पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल डायरेक्टली कब हुआ था। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। एक चीज मैं और आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसमें जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है, जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है, चलिए तो फिर मैं क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसमें कार्बन क्रेडिट की बात की गई। उसके बाद मैं बात करता हूँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको जानकारी होगा कि ओजोन लेयर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये लाया गया था, ओजोन लेयर संरक्षण हेतु। ठीक है, ये कब लाया गया था? 16 सितंबर 1986 में। और इसी के बेसिस पे ओजोन लेयर से रिलेटेड जो भी दिन है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसे याद रखिएगा। चलिए, विश्व स्तर पे हम लोगों ने जो पढ़ा उसे मैं एक बार फिर से ऊपर से रिकॉल करता हूँ। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जिसके तहत IPCC की गठन की गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1975 साइट्स का गठन किया गया। इसका गठन क्यों किया गया था? तो वन्य जीव के अवैध व्यापार को रोकने के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली कि वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? तो साइट्स काम करता है। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि रेड डाटा बुक, येलो डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, वो सब यही जारी करता है। रेड डाटा बुक या फिर इंडिजिनस स्पीशीज यही बताता है। ठीक है, इसी को वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? पृथ्वी सम्मेलन, जिसे जो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, या फिर रियो+20 भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको ये कहाँ, इसको और क्या बोलते हैं? तो सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जिसमें कार्बन क्रेडिट की बात की गई। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1996, 16 सितंबर। अब हम लोग आते हैं भारत में जो पॉलिसी को लाया गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसी लाने से पहले तो सबसे पहले मंत्रालय की बात की जाएगी कि आपके यहाँ मंत्रालय है कि नहीं। तो मंत्रालय सबसे पहले कब बनाया गया? 1985 में। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना 1985। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आप सोचिए, पहले मंत्रालय बनेगा, फिर उसके लिए पॉलिसी लाई जाएगी। तो पहले मंत्रालय बना 1986 में, और उसके बाद उससे रिलेटेड पॉलिसी आई 1986 में। उसके बाद हम लोग आते हैं, पर्यावरण भी आ गया, तो अब वन की बात की जाएगी। तो राष्ट्रीय वन नीति है 1988। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी इससे पूछे जाते हैं। 1988 राष्ट्रीय वन नीति, और इसी में टारगेट रखा गया कि पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के का 33% जो होना चाहिए वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो 33% फॉरेस्ट कवर का टारगेट कब लिया गया? 1988 किस पॉलिसी के अंतर्गत? तो राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। अब आइए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जो वन हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर विविध बायोडाइवर्सिटी भी आएगा। जहाँ पे वन होता है वहीं पे बायोडाइवर्सिटी भी होता है, और वहीं पे वाटर भी होता है। तो राष्ट्रीय वन नीति, जंगल बड़ा होने में टाइम लगता है, तो 88 से 2002 हो गया जंगल को बड़ा होने में। तो जब बड़ा हो गया तो वहाँ पे क्या बायोडाइवर्सिटी आया, और उसी के साथ पानी भी आया, क्योंकि जहाँ पे वन होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होता है, और वहाँ पे डेली वर्षा होती है। ठीक है, तो मतलब एक कंसेप्ट है ऐसे ही याद करने के लिए। ठीक है ना, मतलब जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय जल नीति 2002, ये दोनों को एक साथ याद कीजिएगा, तब याद होगा। ठीक है, कि जैव विविधता और जल दोनों 2002 में आया। उसके बाद फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई, तब 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई। उसके बाद 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में आया। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण लाने का जो रीजन था वो क्या था कि ऊपर से आ रहे जितने भी पॉलिसी हमको मिला था, तो उसका एक सही से इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, उसका और
पर्यावरण के अधिकार की सुरक्षा की जाए। अभी तो आप लोग को पता है कि पर्यावरण को भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत लाया गया है। कौन से देश है जो आप मुझे कमेंट करके बताइए जो जिसने पेड़ पौधे को ह्यूमन का दर्जा दिया है। ठीक है, और भारत में भी किसी हाई कोर्ट ने इसे ह्यूमन का दर्जा दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा हाई कोर्ट है जो दिया है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो उसका जो प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो कौन है, आदर्श कुमार गोयल। ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि करंट आप लोग डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं ऊपर से रिकॉल करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जिसका गठन कब किया गया, 1985 में गठन किया गया। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया जिसका गठन कब किया गया, 1986 में किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988, 33% टारगेट फॉरेस्ट कवर का पूरे जियोग्राफिकल एरिया में, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय जल नीति, ये दोनों कब आया, 2002 में आया। उसके बाद फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आया, 2004 में। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आया वो 2010 में आया, जिसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड। फॉरेस्ट सर्विस से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और स्टेट पीसीएस में तो खास करके हमेशा क्वेश्चन को 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 1 2 1 एंड 2 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे का भारत में सबसे पहले शुरुआत कब हुई, तो 1987 में इसकी शुरुआत हुई और 2021 में, और ये हर 2 साल पे होता है। तो 2021 में हुआ वो कैवा था, वो 17वां था। राष्ट्रीय फॉरेस्ट सर्वे का ये 17वां संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या है, अभी आप लोग को बताया कि 98 में राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत 33% जियोग्राफिकल एरिया पे फॉरेस्ट कवर का लक्ष्य बनाया गया है। चलिए, केवल फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें, केवल वन की बात करें कि कितने जियोग्राफिकल एरिया में हमारा वन है, तो वो कितना प्रतिशत है, 21.71%। और अगर हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री प्लांटेशन, ये दोनों को मिला करके बात करेंगे 24.62%। वन और वृक्षारोपण दोनों की बात करेंगे तो 24.62% है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। भारत में सबसे ज्यादा एरिया पे फॉरेस्ट किस राज्य में है, तो एरिया वाइज की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश होगा। और प्रतिशत में बात करेंगे तो मिजोरम होगा। मिजोरम का तकरीबन 95% जो एरिया है वो घिरा हुआ है किस चीज से, फॉरेस्ट कवर से। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश दोनों केस में सेकंड नंबर पे आता है। अब आते हैं मैंग्रोव पे। तो मैंग्रोव आपको पता है कि कहाँ पे पाया जाता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया, या फिर ये जो कच्छ का जो रीजन है यहाँ गुजरात का, उसमें हो गया। तो ये सभी अंडमान एंड निकोबार में कुछ हद तक पाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा एरिया है मैंग्रोव का, लेकिन हमको भारत से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो मैंग्रोव का टोटल एरिया कितना है इंडिया में, 4992 4,992 किलोमीटर स्क्वायर पे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का ये फैला हुआ है इंडिया में। और कितना इंक्रीज किया है 2019 वाले डाटा से, तो 17 किलोमीटर स्क्वायर पे के एरिया से ये इंक्रीज किया है। और मैक्सिमम कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल और उसके बाद फिर गुजरात में है। चलिए, तो अभी तक हम जो भी पढ़े हैं उसको हम लोग शुरू से रिकॉल करते हैं। तो विश्व स्तर पर इन्वायरमेंट और एंड पॉलिसी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, विश्व स्तर पर पूरी दुनिया का सबसे पहला प्रयास क्या था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन था। स्टॉकहोम से मिला 1972 में, इसमें आईपीसीसी का गठन किया गया। और दूसरा 1975 में साइट्स का गठन किया गया, कहाँ, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ठीक है, इसे ही वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। ये छूट गया था, सॉरी आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो एजेंडा 21 जो है वो किसको बोला जाता है, तो पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसका आउटकम क्या था, तो UNFCCC और COP। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन के जस्ट 5 साल के बाद। इसका क्या था, तो इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1986 में आया। फिर भारत में हम लोगों ने पढ़ा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, राष्ट्रीय वन नीति 1988 जिसमें 33% टारगेट की बात की गई, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में। और उसके प्रेजेंट चेयरमैन जो है कौन थे, वो आदर्श कुमार गोयल। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया पे कितने प्रतिशत भाग में वन है छायादित, तो 21.71% पे।
और वन और वृक्षारोपण दोनों की अगर बात की जाए तो वो कितना प्रतिशत है, तो 24.62%। अगर हम मैक्सिमम एरिया की बात करते हैं तो पूरे भारत के कौन से राज्य के एरिया सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो वो मध्य प्रदेश का है। और प्रतिशत की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। आगे मैंग्रोव फॉरेस्ट की मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है, और उसके बाद कहाँ है, गुजरात में है। अब आइए पर्यावरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जिसकी जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग लगभग बैंकिंग, एसएससी बैंकिंग, जैसे बीआरएससी, हर चीज में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आइए इसे भी देख लेते हैं 2 मिनट में। चलिए, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मतलब वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 21 फरवरी को वन दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस, 21 फरवरी वन दिवस, और 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 में जैव विविधता दिवस। और अभी हम आप लोग को 2 दिवस यहाँ बताया है, एक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर को वजन ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, तो ये है, इससे रिलेटेड जो थीम है वो आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं कि थीम हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी पर्यावरण दिवस का ये सब का अभी थीम आया नहीं है, इसीलिए हम अभी सारा करवाए नहीं। ठीक है, और जगह भी यहाँ पे काफी कम था, ये भी एक रियलिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम थीम से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो सारा थीम हम एक साथ आप लोग का डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बट इस पूरे चीज को इसको याद कर लीजिएगा। काफी संभावना रहती है, अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछना है उसे, तो काफी संभावना रहती है कि इसी टॉपिक से वो क्वेश्चन आपसे पूछे। तो ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? होपफुली आप लोगों को काफी आनंद आया होगा और आप लोग काफी एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, और कुछ सीखने को भी आप लोगों को मिला होगा। चलिए, तो आप इसे, अगर आपको फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप लोग ले लीजिए, और हम आते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।